अब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से शिशिर वसंत ग्रीष्म में कौन कौन से रस की क्रमशः उत्पत्ति होती है। तो हमने पढ़ लिया था कि तिक्त I2 हमारा ट्रिक था, तिक्त, कसाय और कटु। ठीक है, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो 3 ऋतु हैं उनमें क्या है हमारा रसों का क्रम। ठीक है, जिससे मनु अब लेकिन बताया गया कि इसमें दुर्बलता आ जाती है। ये जो रस है ना वो रुक्षता शरीर में उत्पन्न करते हैं आदान काल में। एक तो ऑलरेडी आदान काल है, ऊपर से ऐसे रस की उत्पत्ति हुई, तो हमें आहार विहार हम पढ़ेंगे ना अष्टांग विद्या में कि कैसा हमें सेवन करना चाहिए जिससे कि जो चीज़ों से हमारी बॉडी को नुकसान हो रही है वो कंपनसेट हो सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार विसर्ग काल में मेघ, वायु और वर्षा से सूर्य का तेज कम हो जाता है। देखिए उसमें क्या होता है ना, जो वर्षा, शरद, हेमंत, ये जो ऋतुएं हैं इसमें बारिश होती है, फिर थोड़ी ठंड भी लगती है, हवा बहती है, अच्छा मौसम सुहाना होता है सावन का। तो इससे क्या होता है कि सूर्य का जो तेज होता है वो कम हो जाता है और चंद्रमा पूर्ण बली रहता है। चंद्रमा डोमिनेंट है विसर्ग काल में। ठीक है, तथा आकाश से जल गिरने के कारण जगत का ताप शांत हो जाता है। ठीक है, अतः यहाँ पे क्या होता है, देखिए अम्ल, लवण और मधुर, ये अरुक्ष स्निग्ध रस क्रमशः वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु में उत्पन्न होते हैं। देखिए वर्षा, शरद, हेमंत में ऐसे आपको सीक्वेंस याद है, बस ये याद रखिए आलम। ठीक है, आलम, अम्ल, लवण और मधुर। ठीक है, अम्ल, लवण और मधुर, ये अरुष्णिग्ध रस क्रमशः लाइन से आलम आपको याद रखना है, इन ऋतुओं में उत्पन्न होते तथा मनुष्य में के शरीर में बल प्रतिदिन बढ़ने लगता है। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, हेमंत में सबसे अच्छा बल होता है क्योंकि यहाँ पे मधुर रस की उत्पत्ति होती है और मधुर रस क्या करता है, शरीर में बल उत्पन्न करता है। इसलिए मोटे लोगों को मधुर रस सेवन करने के लिए कम कहा जाता है क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में क्या है, हमारा स्थूलता है और मधुर रस और भी स्थूल बनाने में हेल्प करेगा। इसलिए ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कैसे ये बल बढ़ाता है मधुर रस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, ये काल अयन बताया गया। अयन का मतलब क्या है, 3 ऋतुओं का एक अयन होता है, हमने पढ़ा था। आदान काल बोल दिया और एक दूसरा विसर्ग काल हो गया, उत्तरायण, दक्षिणायन। अब ऋतु देख देते हैं। ऋतु क्या है, हमने बताया था शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। आपको टेबल फॉर्म जरूर बनाइएगा पेपर में क्योंकि थ्योरी कोई नहीं पढ़ता है। टेबल जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे ना, अच्छी अच्छी चीज़ें लिख करके हेडिंग वाइज, उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो टेबल जरूर बताइए। ये हो गया ऋतु। देखिए इसमें ये आ गए वर्षा, शरद, हेमंत, दक्षिणायन में आ गए। रस मैंने बताया था TI2 ट्रिक थी और ये आलम। ठीक है, TI2 तिक्त, कसाय और कटु। ठीक है, ये ट्रिक थी हमारी। बल में देखिए, बल में इंपॉर्टेंट है, देखिए श्रेष्ठ बल लास्ट में। शिशिर में देखिए ये जो चीजें हैं ना, हेमंत और शिशिर, ये आपस में कनेक्टेड है। जब आप पढ़ोगे हेमंत खत्म होते ही शिशिर आ जाता है, मतलब ये दोनों की जो बल है ना, दोनों ऋतुओं का मिलना, यहाँ पे श्रेष्ठ बल देखा जाता है। ठीक है, और देखिए ग्रीष्म, वर्षा, ये दोनों दौर्बलता, सबसे दुर्बल बल होता है यहाँ पे, एकदम इंसान क्षीण हो जाएगा उसका बल। ठीक है, और ये जो हो गया वो मध्यम बल है। तो इस तरीके से याद करने का तरीका है कि हेमंत, शिशिर जो होंगे वो श्रेष्ठ बल देंगे दोनों काल में। ठीक है, अब देखिए दोष का क्या होगा। दोष का संचय, प्रकोप, प्रशमन, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे। इसमें 3 ऋतुएं होती है ना, तो जैसे आप याद कर सकते हो कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म। ग्रीष्म में क्या होता है, वात का संचय होता है। वर्षा में, ये आपको ऐसे याद रखना है, देखिए ग्रीष्म है ना, ग्रीष्म, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीष्म में संचय, वर्षा में प्रकोप, ये लाइन से इस तरीके से जाएगा। ठीक है, और शरद में इसका शमन हो जाता है। वात का वैसे ही पित्त का बताया गया है कि पित्त का क्या होता है, वर्षा में संचय होता है, शरद में प्रकोप और हेमंत में प्रशमन। हमेशा याद रखिए कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसी में इसलिए कहते हैं विरेचन कराना चाहिए, शरीर से निकालना चाहिए पित्त को, क्योंकि ऑलरेडी प्रकोप है तो प्रकोप अवस्था में निकालेंगे तो इंसान ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे आएगा ये देखिए, ये समझ में आया कैसे ये टेबल लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कफ में क्या है कि शिशिर में इसका संचय होता है, वसंत में प्रकोप होता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, और ग्रीष्म में शमन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टेबल एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको ये पूरे आयुर्वेद में काम आएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ऋतु के अनुसार दोषों का चय, प्रकोप, प्रशमन। चय का मतलब संचय, कलेक्शन जिसमें होता है। तो ऋतु के अनुसार देखिए, आप कोई श्लोक अगर याद कर सकते तो अच्छी बात है, रीड करते हैं। चय, प्रकोप, प्रशमन, वायु वायुर्ग्रीष्म आदिषु त्रिषु, वर्षादिषु तु पितस्य श्लेष्मणं शिशिरादिषु। अष्टांग हृदयम का श्लोक है ये। बागभट्ट के अनुसार हिंदी देखते हैं। वात का संचय ग्रीष्म में, आपको याद करना है, पित्त का वर्षा में, तथा कफ का शिशिर ऋतु में संचय होता है। ठीक है, इसमें बताया गया संचय, पहले तीनों का संचय बता दिया गया कि वायु, ग्रीष्मादिषु, त्रिषु, इन तीनों का संचय किसमें होता है,
संचय प्रकोप और प्रशमन, वायु ग्रीष्म और वायु का ग्रीष्म आदि, मतलब ग्रीष्म के बाद क्या होता है, ग्रीष्म वर्षा शरद, इन तीनों में, इसका लाइन का मतलब ये है कि इन तीनों में इसका संचय प्रकोप प्रशमन होता है। वैसे ही पित्त का क्या होता है, वर्षा आदि, वर्षा के बाद, वर्षा शरद हेमंत में संचय प्रकोप और प्रशमन होगा। श्लेष्मा का मतलब कफ का क्या होता है, शिशिर वसंत और ग्रीष्म में, ये ये बताया गया। ठीक है, ये तीनों इस तरीके से दिया हुआ, आपको इस तरीके से श्लोक रीड करना है। इन तीनों का क्या होगा क्रमशः, क्षय प्रकोप और प्रशमन। ठीक है, इस प्रकार वात का प्रकोप वही लिखा है वर्षा में तथा प्रशमन शरद ऋतु में होता है, पित्त का शरद में और प्रशमन हेमंत ऋतु में होता है, कफ का प्रकोप वसंत में तथा प्रशमन ग्रीष्म ऋतु में होता है। आप इसे टेबल से याद कर लोगे ना तो अपने श्लोक बस लिख देना, टेबल बना देना, दैट्स इट, खत्म। वय दिन और रात्रि में भुक्त अन्न का जैविक लय। अब इसमें बताया गया है कि वय मतलब एज के अकॉर्डिंग, दिन के अकॉर्डिंग और रात्रि के अकॉर्डिंग क्या सीक्वेंस होता है। देखिए, वय दिन रात्रि और भुक्त अन्न का जो अंतिम मध्यम और आदि काल है, मतलब स्टार्ट, आदि का मतलब स्टार्ट, काल है, वह वात आदि का प्रयोग प्रकोप काल होता है। मतलब कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग जो होती है ना, वो वायु से बताया गया कि इन तीनों का एज में भी, दिन में भी, रात्रि में भी, भुक्त अन्न का जो अंतिम मध्यम और आदि काल है ना, वह वात आदि का प्रकोप काल होता है। मतलब वात आदि मतलब वायु का, पित्त का, कफ का प्रकोप काल होता है। अब देखते हैं हम क्या सीक्वेंस है। तो वह एज को अगर हम देखें तो बाल्य अवस्था में कफ का, इसलिए बालकों को ना कफज रोग होते हैं, नाक बहती है, सर्दी खांसी जुकाम निमोनिया छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है, क्योंकि कफ का प्रकोप होता है। और अगर बिहार भी वैसा ही हो रहा है, बच्चे का मौसम भी वैसा ही है, तो कफ बहुत इजीली प्रकोप हो जाता है। ठीक है, युवावस्था में पित्त, देखिए युवावस्था में क्या होता है, ऊष्मा बहुत व्याप्त होती है, अच्छी खासी एनर्जी होती है, तो पित्त क्या होता है, पित्त डोमिनेंट होता है कहीं ना कहीं, तो उसमें पित्त अगर वैसा हम और काम करेंगे तो पित्त प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, इसकी डोमिनेंस होती है। वृद्धावस्था में क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। वृद्धावस्था में ऑलरेडी हमारे ऐसी ऐसी मतलब पूरा वात शरीर में फैला होता है, और अगर हम ऐसा काम करें तो बहुत जल्दी प्रकोपित होता है। तो ठीक है, ये स्टेजेस बताई गई कि मेजर जो दोष होते हैं वो कौन कौन से मेजर तरीके से होते हैं, कि बच्चों में क्या होता है, कफ डोमिनेंट होता है, युवावस्था में पित्त, और सॉरी वृद्धावस्था में वात। ठीक है, दिन में क्या है कि दिन के प्रथम भाग में मतलब प्रातः काल में कफ का, ठीक है, कफ का प्रकोप होता है प्रातः काल में। से अब सुबह उठोगे ना तो ऐसे होता है ना, सर्दी खांसी इंसान को थोड़ा महसूस होता है एकदम सुबह सुबह, तो कफ का प्रकोप होगा। फिर धूप आएगी, दोपहर में क्या होता है, द्वितीय अवस्था में मध्यम में पित्त का, धूप निकलती है अच्छी खासी, 11 12 से लेकर के आप 2 बजे तक का टाइम जो देखोगे, 3 बजे तक का, 10 से 2 बजे तक का, सॉरी, तो आप देखोगे कि इस टाइम पे धूप अच्छी खासी होती है, तो पित्त का प्रकोप होता है इस टाइम पे। और शाम में क्या होता है, वात का, शाम में ठंडी ठंडी हवा बहती है, मतलब एक जो जनरल अच्छा मैं मौसम बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, कि शाम में क्या होगा, अच्छी अच्छी हवा बहेगी, तो आप याद कर सकते हैं इसमें वायु का प्रकोप होता है, डोमिनेंट होता है उस टाइम पे। ठीक है, रात्रि में देख लेते हैं। अब देखिए रात्रि के भी पहर होता है, हमने दिन का देख लिया, प्रातः, मध्य और अंतिम। अब हम रात्रि का देखेंगे। तो रात्रि के प्रथम पहर में कफ का, सेम वही सीक्वेंस है कि कफ, पित्त और वात। द्वितीय पहर में अर्धरात्रि में पित्त का, तथा अंतिम प्रहर में सूर्योदय से पहले। ठीक है, सूर्योदय से पहले, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय हो गया तो उसके बाद से कफ का प्रातः काल शुरू हो जाएगा, तो कफ का प्रकोप स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे जस्ट पहले वात का प्रकोप होता है। अब भुक्त अन्न की जो स्टेजेस होती है हमने लिया, फिर इसका पाचन हुआ, फिर लास्ट स्टेज, इनमें क्या दोषों का सीक्वेंस है प्रकोप का, वो देखते हैं। तो भोजन लेने के बाद की अमावस्था में कफ का, जैसे हमने भोजन लिया वहाँ पे कफ की कार्य स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रकोप होता है। तथा पचते समय, पच्यमान अवस्था जैसे कहते हैं, उसमें पित्त का, अब पी से पच्यमान और पी से पित्त। ठीक है, तथा भोजन का पाक होने के अंत में पक्वा अवस्था में, अब पच्यमान को पक्वा से कंफ्यूज नहीं करेंगे, पचना इज समथिंग ऑफ